नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कटारिया फार्मेसी में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सको। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे कि फैट्स एंड ऑयल्स क्या होते हैं। जैसे ही मान लीजिए आप मार्केट में जाते हो, कोई चीज परचेस करते हो, उसके पीछे लिखा हुआ होता है, एक बैनर में लिखा हुआ होता है डिस्क्रिप्शन की, फैट्स उसके अंदर इतना है, अनसेचुरेटेड फैट इतना है, सेचुरेटेड फैट इतना है। तो दोस्तों, उन चीजों के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार वो चीजें होती क्या है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में हमारे आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा फिनोल क्या होता है और बेंजीन रिंग क्या होती है। इन चीजों के बारे में डिटेल में बात करी, उनकी कंपोजिशन के बारे में बात करी, उनकी रिएक्शन के बारे में बात करी। आज बात करने वाले एक ऐसी चीज जो कि रोजमर्रा की लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट है, जानने आपकी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, बात करते हैं फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में। आखिरकार फैट्स एंड ऑयल्स होते क्या है, उसके बाद में बात करेंगे फैटी एसिड्स के बारे में और उसकी रिएक्शंस के बारे में, जैसे हाइड्रोलाइसिस हो गई, हाइड्रोजिनेशन हो गई, सैपोनिफिकेशन हो गई एंड रेंसिडिटी। तो दोस्तों, इस लेक्चर में यहां तक हम कंप्लीट करेंगे और इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम कंप्लीट करेंगे ऑयल्स, ड्राइंग ऑयल्स, एनालिटिकल कॉन्स्टेंट्स, जैसे कि एसिड वैल्यू हो गई, सफोनिकेशन वैल्यू हो गई, ईस्टर वैल्यू हो गई, आयोडीन वैल्यू हो गई, एसिडाइल वैल्यू हो गई। ऐसे अलग अलग प्रिंसिपल्स और उनके सिग्निफिकेंस के बारे में हम बात करेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों हमारी वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में। फैट्स, आप पहला सवाल रहेगा आपका कि सर फैट्स क्या होते हैं। आपका जो जवाब यह रहेगा कि सर मोटापा को फैट बोलते हैं क्या। कहीं ना कहीं आप सही हो। बात करते हैं इस वीडियो में कि आप सही कैसे हो। तो दोस्तों, फैट्स एंड ऑयल्स आर लिपिड्स। पहला सवाल रहेगा लिपिड्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, लिपिड्स एक बायोमोलिक्यूल कंपाउंड होता है जो कि हाइड्रोजन, कार्बन और कुछ परसेंट ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए होते हैं। दोस्तों, ये नॉन सोल्यूबल होते हैं और लिपिड्स एक तरीके से सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम करते हैं, सेल की मेम्ब्रेन बनाने का काम करते हैं और हमारे शरीर को आउटर जो एनवायरमेंट है उससे प्रोटेक्ट करने वाले काम लिपिड्स ही करते हैं। डिटेल में बात करते हैं कैसे करते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स आर लिपिड्स फॉर्म्ड बाय ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, यानी कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं ये ट्राइग्लिसरीड जिसे बोलते हैं। दे आर एनर्जी रिच कंपाउंड 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम फैट के अंदर 9 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। दोस्तों, यही बात कर ले प्रोटीन की। आप बोलोगे सर प्रोटीन में ज्यादा एनर्जी होती है इन कंपैरिजन टू फैट, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। फैट की बात करें, फैट में कितनी एनर्जी है यहाँ पे, फैट में है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम के अंदर इतनी है, ये 1 ग्राम का है। और वहीं बात कर ले अगर प्रोटीन की, तो दोस्तों प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी होती है पर ग्राम। एक कंपैरिजन अगर देखें तो डबल से भी ज्यादा होती है फैट में। इसी वजह से फैट एक्स्ट्रा स्टोरेज किया जाता है। जैसे बात कर ले कि आप जैसे अपनी बॉडी स्टोरेज करती है, अपनी बॉडी प्रोटीन को स्टोरेज क्यों नहीं करती और फैट को क्यों करती है, क्योंकि एनर्जी रिच कंपाउंड को करती है स्टोर, ताकि वो बाद में एनर्जी दे सके इन इन सिचुएशंस में। जैसे कि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि ज्यादा एनर्जी की नीड होती है, इसी वजह से फैट को स्टोर किया जाता है इन कंपेरिजन टू प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन की मात्रा में इसकी एनर्जी देना 1 ग्राम के परसेंट में बहुत ज्यादा है। यानी कि फैट हमें ज्यादा एनर्जी देता है इन कंपैरिजन टू प्रोटीन। सीधा सीधा सा मतलब यह है कि इसी वजह से हमारी बॉडी इसको स्टोर करती है और प्रोटीन को स्टोर ज्यादा नहीं करती। इसी वजह से मोटापा हमारा बढ़ता है, क्योंकि फैट स्टोर होता रहता है। एक तरीके से कह ले तो वो एनर्जी का ही सोर्स होता है, कहीं ना कहीं वो हमें एनर्जी देता है। आगे बात करते हैं, हिंदी में एक बार देख लेते हैं। वसा और तेल लिपिड्स हैं जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स यानी ट्राइग्लिसरीड से बनते हुए होते हैं। ये ऊर्जा से भरपूर यौगिक होते हैं। 9 किलो कैलोरी पर ग्राम इतनी एनर्जी देते हैं दोस्तों। अब बात कर ले कि बच्चों आपका सवाल रहेगा कि सर ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल कैसे बनते हैं और ये ट्राइग्लिसरीड्स क्या है। बच्चों, ग्लिसरॉल एक कंपाउंड है, उसके पास एक ग्लिसरॉल है, उसके पास अगर 3 फैटी एसिड आके जुड़ते हैं, मान लीजिए कि ग्लिसरॉल एक सोफा है, उस पर तीन एसिड्स आके बैठेंगे, 3 फैटी एसिड्स आके बैठेंगे, तो वो बनेगा फैट्स या ऑयल्स। फैट्स और ऑयल्स में से कुछ भी वो बन सकता है, उसी को हम बोलते हैं ट्राइग्लिसरीड्स। यानी ट्राइग्लिसरीड्स बन जाएगा, एक ग्लिसरॉल पे 3 फैटी एसिड्स आके बैठेंगे तो ट्राइग्लिसरीड्स बन जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में से फैट और ऑयल में कन्वर्ट हो जाएगा। बात करते हैं रिएक्शन की, एग्जांपल की बात कर लेते हैं पहले। फैट्स हो गए हमारा बटर और घी, और ऑयल्स हो गए मस्टर्ड ऑयल और सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का तेल और सरसों का तेल। ये तो हो गए हमारे ऑयल, और फैट हो गया हमारा घी और मक्खन। आगे बात करते हैं दोस्तों, पहली बात कर लेते हैं केमिकल कंपोजिशन के बारे में कि ये बनता कैसे है, आखिरकार इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि फैट्स एंड ऑयल की मतलब फैट्स और ऑयल्स बनते कैसे हैं।
आपने अभी मैंने आपको बताया कि फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से मिलके फैट्स और ऑयल्स बनते हैं, लेकिन आपका ये नहीं बताया कि मैंने रिएक्शन कैसे बनते हैं। अब उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, उसकी केमिकल कंपोजिशन कि आखिर स्टेप बाय स्टेप वो बनते कैसे हैं, ताकि आसानी से आपको समझ में आएगा बच्चों। ज्यादा लोड लेने की बात नहीं है। डेफिनेशन देखते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स आर एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल विथ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। तो दोस्तों फैट्स एंड ऑयल्स एस्टर होते हैं ग्लिसरॉल के, यानी ग्लिसरॉल पे 3 फैटी एसिड आके जुड़ते हैं तो फैट्स एंड ऑयल्स बनते हैं। एक लॉन्ग चेन होती है फैटी एसिड्स की। बात करते हैं वसा और तेल ग्लिसरॉल C3H5OH3 और लंबी श्रृंखलाओं वाले फैटी एसिड से एस्टर होते हैं। तो दोस्तों हमारा ग्लिसरॉल ये है, ग्लिसरॉल C3H5OH3। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे हम। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूं एक बार। सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड OH बॉन्ड OH बॉन्ड OH, और ये हमारा यहां जुड़ता है H2, यहाँ H और यहाँ H2। C3H5OH3 ये हो गया हमारा ग्लिसरॉल। दोस्तों इसी कंपाउंड को हम ग्लिसरॉल बोलते हैं। ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर हो गया। अब आगे बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं। आपका सवाल रहेगा कि सर ये काफी देखा है, आप जैसे कोई परचेज करते हो, कोई जैसे बिस्कुट, आपने बिस्किट परचेज कर लिया 5 रुपए का या 10 रुपए का, उसके पीछे देखोगे आप फैट्स, फिर उसके नीचे रहेगा अनसैचुरेटेड फैट और सैचुरेटेड फैट। तो दोस्तों यही होता है सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट का मतलब ये हो गया कि एक कार्बन चेन है, उसमें सिंगल बॉन्ड है, यानी कि डबल बॉन्ड एक भी प्रेजेंट नहीं है। विदाउट एनी डबल बॉन्ड उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड, और अगर एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट हुआ उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड फैट। बात कर ले पेलिमेटिक एसिड और सेट्रिक एसिड। तो दोस्तों पेलिमेटिक एसिड हो गई C16 बिना एक भी डबल बॉन्ड के, और सेट्रिक एसिड हो गई C18। और वहीं बात कर ले अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। पहले आ गया ओलिक एसिड और दूसरा आ गया लिनोलिक एसिड। तो दोस्तों ओलिक एसिड और लिनोलिक एसिड, ओलिक एसिड का हो गया C18, इसमें एक डबल बॉन्ड होता है बच्चों, और इसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं लियोनिक एसिड में, ये भी C18 ही होता है। सेम कार्बन से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, लेकिन एक में सिंगल बॉन्ड हो गया, एक में डबल बॉन्ड हो गया। ये हो गए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब एक बार देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। एक सेकंड में रिमूव कर देता हूं इनको, एक सेकंड बच्चों। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ये देख सकते हो बच्चों, ये हो गया हमारा एक फैटी एसिड। आर यानी कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH यानी COOH, COOH बोलते हैं जिसे हम। ये 3 आके जुड़ेंगे हमारे ग्लिसरॉल से। बात करते हैं बच्चों, ये देखते रहो, ये आके जुड़ जाएगा इससे, ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, और ये यहां से ये रिमूव हो जाएगा। OH एक H को ले जाएगा और यहां से बाहर निकल जाएगा H2O, पानी बाहर निकल जाएगा और ये आके जुड़ जाएगा। देख सकते हो ये आ गया हमारा, ये हो गया फैटी एसिड, ये भी यहाँ पे हो गया फैटी एसिड, और एक ये हो गया फैटी एसिड्स। एक H इसमें से निकल गया और इसमें से जो OH जुड़ा हुआ था वो सब्स्टिट्यूएंट निकल गया, H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। 3 H2O बाहर निकल गए, 3 फैटी एसिड्स आके जुड़ गए ग्लिसरॉल पर, ये बना दिया ट्राइग्लिसरीड यानी कि फैट्स या ऑयल्स। अब आगे बात करते हैं, काफी इजी रिएक्शन है, काफी इजी कंपोजिशन है, बहुत आसान है बच्चों। आगे बात करते हैं हम रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड्स कि ये फैटी एसिड जो हमारा ट्राइग्लिसरीड हमें मिला वो कौन सी रिएक्शंस के अंडर को जाता है, कौन सी रिएक्शन परफॉर्म करता है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो दोस्तों ट्राइग्लिसरीड हाइड्रोलाइसिस परफॉर्म करता है। एक सेकंड में ट्राइग्लिसरीड का स्ट्रक्चर बना देता हूं आपके लिए। C बॉन्ड C H2 H2, हमारे यहाँ पे आके जुड़ा एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये हमारे फैटी एसिड्स बच्चों यहाँ पे आके जुड़े हैं। ये हो गई हमारी तीसरी चेन, ये हो गई हमारी दूसरी चेन, और ये हो गई हमारी पहली कार्बन चेन। ये हमारा बन गया ट्राइग्लिसरीड यानी फैट या जो हमारे ऑयल्स है वो। अब इनकी रिएक्शन के बारे में बात करते हैं कि इनकी रिएक्शंस कैसे होती है। पहली बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस में, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। तो बच्चों इसको हम तोड़ेंगे हाइड्रोलाइसिस यानी पानी में डाल के ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के अंदर। तो कैसे टूटता है उसकी रिएक्शन की बात करते हैं। वसा तेल का उपघटन होकर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स बनता है। तो दोस्तों
बात करते हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स का कंपोजिशन कराते थे तो हमें मिलते थे फैट्स एंड ऑयल्स। अब उनका उपगठन कराएंगे यानी उनको तोड़ेंगे तो वापस हमें बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा जिससे वो बने हैं, यानी कि जिससे उनका ओरिजिन है वही प्रोडक्ट हमें वापस मिल जाएगा। बात करते हैं इनकी रिएक्शन की, तो दोस्तों ये हो गया हमारा ट्राइग्लिसरीड। इसको पानी में डालेंगे तो 3H2O आके जुड़ जाएंगे और यहाँ पे बन जाएगा हमारा वापस से वही रिएक्शन हो जाएगा। ये यहाँ से हट जाएगा, ये पूरा यहाँ से हट जाएगा, ये हट जाएगा, तीनों में से ये हट जाएगा फैटी एसिड्स, और फैटी एसिड्स अलग से बन जाएगा। और हमें जो मिलेगा वो मिलेगा एक तो ग्लिसरॉल और दूसरा जो कंपाउंड मिलेगा RCOOH, यानी कि ये हमारा एक साइड मिल जाएगा फैटी एसिड्स और एक साइड मिल जाएगा ग्लिसरॉल। तो बच्चों ये तो हमारा मिल जाएगा हमें फैटी एसिड्स, ये हमारा फैटी एसिड्स मिल जाएगा हमें, और ये हमें मिल जाएगा वापिस से हमारा ग्लिसरॉल। अगेन हमारे को दोनों कंपाउंड्स बन जाएंगे, देख सकते हो ये रहा हमारा ग्लिसरॉल, एक सेकंड बच्चों, ये रहा हमारा ग्लिसरॉल और ये रहे हमारे फैटी एसिड्स। वापिस से सब प्रोडक्ट मिल गया। एग्जांपल लाइफेज एंजाइम हाइड्रोलाइसिस बटर फैट इन डाइजेशन। तो बच्चों लाइफेज एंजाइम हाइड्रोलाइज कर देता है बटर फैट इन डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन के अंदर उसको ब्रेक डाउन कर देता है। ये एग्जांपल है जो कि अपनी बॉडी के अंदर होता है कि लाइफेज जो एंजाइम होता है वो हाइड्रोलाइज कर देता है बटर फैट को और दो टुकड़ों में तोड़ देता है, फैटी एसिड्स और दूसरा होता है ग्लिसरॉल में। तो दोस्तों ये एक लाइव एग्जांपल था। और आगे बात करते हैं दूसरे की, ये हमारा हो गया ट्राइग्लिसरीड और यही वाटर के साथ करे कंपाउंड, वापिस उसी में तोड़ दिया, फैट प्लस वाटर ग्लिसरॉल फैटी एसिड। तो दोस्तों इस रिएक्शन का यही एग्जांपल था, ये सेम है, वही सेम है दोनों जो मैंने आपको भी समझाया कि ये वापिस से ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में तोड़ देता है ट्राइग्लिसरीड को, यानी फैट्स एंड ऑयल्स को। जैसे एक ये एग्जांपल था बच्चों, जैसे कि हम फैट्स इंटेक करते हैं, जैसे बटर इंटेक करते हैं, तो उसको लाइफेज एक एंजाइम होता है, वो आके तोड़ता है हाइड्रोलाइसिस के द्वारा और वापिस से बना देता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, ताकि हमारी बॉडी के लिए इंटेक यानी इंडाइजेशन करना काफी आसान रहे। एक तरीके से ये बोल रहा हूं मैं। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं हम, आगे बात करते हैं हाइड्रोजिनेशन, यानी कि हाइड्रोजिनेशन कौन सी रिएक्शन होती है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो दोस्तों अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उनमें हाइड्रोजन को ऐड करना ही हाइड्रोजिनेशन कहलाता है। इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही वो काम होता है और उसमें ऑयल बिकम फैट्स, ऑयल और फैट बन जाते हैं। बात करते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स में हाइड्रोजन का जुड़ना निकल उत्प्रेक्षित की उपस्थिति में तेल वसा में बदल जाता है, यानी कि ऑयल्स होते हैं जो फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कैसे होती है ये रिएक्शन, इसके एग्जांपल देखते हैं पहले। कॉटन सीड में हाइड्रोजन ऐड करते ही वो वनस्पति घी में बन जाता है। तो दोस्तों तेल बन जाता है घी, समझ रहे हो, इस रिएक्शन में तेल बन जाता है घी, यानी ऑयल बन जाता है फैट। बात करते हैं यूज की, मार्गेराइन वनस्पति और ऑइंटमेंट्स। तो बच्चों बात करते हैं ये रिएक्शन कैसे होती है। तो दोस्तों डालडा घी का आपने नाम सुना होगा, मार्गराइन और वनस्पति डालडा घी को ही बोलते हैं कि डालडा घी कैसे बनता है। तो दोस्तों ऑयल्स के अंदर हाइड्रोजन ऐड करते हैं और हाइड्रोजिनेशन करवाया जाता है। जो ऑयल्स वगैरह हमें मिलते हैं, जैसे हो गया मस्टर्ड ऑयल हो गया, कॉटन सीड ऑयल हो गया और सनफ्लावर हो गया, ऐसे कई अलग अलग प्रकार के ऑयल्स होते हैं, उनके अंदर हाइड्रोजिनेशन करवाया जाता है और डालडा घी बनाया जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि डालडा घी इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, यानी कि देसी घी इज मच बेटर देन डालडा घी, मच मच मोर बेटर, क्योंकि वो एक तरीके से तेल ही होता है दोस्तों, उसका बेस तेल ही होता है, ऑयल ही होता है। ऑयल का इंटेक करते हैं, ऑयल का इंटेक को ही हम डालडा बोलते हैं। अब जान लो कि डालडा घी कितना प्योर होता है और देसी घी कितना प्योर होता है, यहीं से पता चल जाएगा कि हाइड्रोजनेशन होती है और उसमें रिएक्शन। रिएक्शन की बात करते हैं हम, जो हमारा वेजिटेबल ऑयल होता है दोस्तों, ये हो गया हमारा वेजिटेबल ऑयल जो कि लिक्विड स्टेट में है। जैसे इसका हाइड्रोजनेशन करवाएंगे हम, H2 को जोड़ेंगे, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे दोनों साइड, एक H इधर जुड़ जाएगा, एक H इधर जुड़ जाएगा Ni कैटलिस्ट में। जैसे इसको गर्म करोगे आप तेल में, वैसे ही हाइड्रोजनेशन होगा, H आके जुड़ेगा दोनों कार्बन पे और ये हमारा बन जाएगा वनस्पति घी, यानी कि डालडा घी बोले तो, और सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे अब हाइड्रोजनेशन करवाओगे Ni कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो दोस्तों काफी आसान थी, डालडा घी कैसे बनाए वो प्रक्रिया। अब आगे बात करते हैं तीसरी रिएक्शन की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलेगा कि आपको इंडस्ट्रीज में साबुन, आप बोलते हो ना सोप, वो कैसे बनता है, इसमें पता चलेगा। तो दोस्तों हमारी तीसरी रिएक्शन है सपोनिफिकेशन। इसके बारे में बात करते हैं, एल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स टू गिव सोप एंड ग्लिसरॉल। तो दोस्तों एल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है फैट्स और ऑयल्स का, क्योंकि वो हमें देते हैं
सोप और ग्लिसरॉल। सोप वही रगड़ने वाला, झाग निकालने वाला, साफ सफाई करने वाला। वसा तेल का क्षारीय उपगठन। तो दोस्तों तेल तेल और फैट्स का, यानी फैट्स और ऑयल्स का क्षारीय उपगठन साबुन और ग्लिसरॉल बनाता है। यानी कि इनका उपगठन होगा, इनको तोड़ेंगे तो ग्लिसरॉल और हमारा जो सोप है वो हमें मिल जाएगा एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस के द्वारा। तो बात करते हैं कि एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस होता कैसे है। तो दोस्तों पहले रिएक्शन देख लेते हैं। ये हो गया हमारा ट्राइग्लिसरीड, जो कि हमारा फैट्स है। इसको कराएंगे बेस के साथ रिएक्शन NaOH, और ये हमारे को बना के दे देगा ग्लिसरॉल, और दूसरा जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो बनेगा RCOONA। इसकी बात करते हैं। ये हो गया हमारा सोप यानी साबुन। तो दोस्तों साबुन कैसे बनता है इस रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। प्रोडक्ट मिलेगा हमें सोप और दूसरा मिलेगा ग्लिसरॉल। इसका यूज होता है सोप मेकिंग इंडस्ट्रीज में, यानी कि साबुन बनाने वाले उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं रिएक्शंस की कि कौन सी रिएक्शन ये परफॉर्म करता है। दोस्तों इसमें इस रिएक्शन की बात कर ले, ट्राइग्लिसरीड बेस के साथ रिएक्ट करता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है ग्लिसरॉल और साबुन यानी कि सोप। इस रिएक्शन की बात कर ले दोस्तों, हमें ट्राइग्लिसरीड कैसे मिला। अभी लास्ट वाली रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को जैसे ही हम मिलाते हैं, यानी उनका कंपोजिशन करते हैं, तो हमें मिलता है ट्राइग्लिसरीड यानी फैट और ऑयल। जैसे बात कर ले घी या तेल। तो दोस्तों फिर उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम बेस के साथ, तो हमें मिल रहा है सोप और ग्लिसरॉल। अब बात कर ले इसकी रिएक्शन कैसे हो रही है बच्चों। तो दोस्तों हमारे ट्राइग्लिसरीड को जैसे ही बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो दोस्तों ये यहां से ब्रेक हो जाएगा, ये यहां से ब्रेक हो जाएगा और ये बना लेगा एक तरीके से CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH। तो दोस्तों यहां पे तो वापस हमें OH आके जुड़ जाएगा, जो NaOH में से है वो OH आके यहां पे जुड़ जाएगा, ये बना लेगा वापस से ग्लिसरॉल। ये एक तो हो जाएगा ग्लिसरॉल का फॉर्म, एक तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा ग्लिसरॉल, और जो दूसरा बनेगा वो ये बनेगा बच्चों O C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, और ये नेगेटिव, तो Na प्लस आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। जैसे Na प्लस आके यहाँ पे जुड़ेगा ये बन जाएगा सोप। तो दोस्तों ये हमारे दो प्रोडक्ट्स इससे मिलेंगे, काफी सिंपल है, और इसका यूज किया जाता है सोप मेकिंग इंडस्ट्रीज में, साबुन बनाने वाले उद्योगों में इसका यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं हमारी अगली रिएक्शन या अगली मेन पॉइंट के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आसानी से आपको याद हो जाएगा, एक बजी में याद हो जाएगा, इसी बजी में जैसे आप अभी पढ़ोगे मेरे साथ आपको याद हो जाएगा, कंफर्म याद हो जाएगा। दोस्तों इसको बोलते हैं रेंसाइडिटी। रेंसाइडिटी, तो दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं रेंसाइडिटी होती क्या है। डेफिनेशन की बात करते हैं, स्पॉइलेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल प्रोड्यूसिंग फॉल स्मेल टेस्ट एंड टॉक्सिसिटी। वसा तेल का खराब होना जिसमें दुर्गंध, स्वाद में खराबी और विषाक्तता आती है। तो दोस्तों तेल या फैट्स, बात कर लें घी या तेल का खराब होना ही रेंसिडिटी कहलाता है। तेल या फैट, यानी फैट्स या तेल अगर खराब हो जाते हैं, उसमें से फॉल स्मेल आती है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, तो उसी को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं दोस्तों, कौन सी रिएक्शंस के द्वारा रेंसिडिटी होती है, यानी कि कौन सी रिएक्शंस, कौन से सिम्टम्स होते हैं जिनसे तेल या घी हमारा खराब हो सकता है। पहली बात कर ले कि पहली जो हमारी वो है रिएक्शन है, वो है हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी। तो बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी। इसके अंदर क्या होता है, बाय एंजाइम लाइफेज, ये लाइफेज के द्वारा होती है। एग्जांपल बटर टर्न्स इनटू सोर। बच्चों बात कर ले, जैसे हमारे जो फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं, जिसको हम अगर बाहर रख दे और अगर वो हाइड्रोलाइसिस यानी वाटर के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो वो सब प्रोडक्ट्स में टूट जाते हैं, यानी फैटी एसिड्स और ग्लिसरील्स में टूट जाते हैं, और फिर वो फैटी एसिड्स बाद में बदबू मारने लगते हैं। एग्जांपल के बारे में बात कर ले, जैसे एग्जांपल बताता हूं, बटर को आप फ्रिज के बाहर रख के देख लेना कुछ दिन के लिए, और जैसे ही वो उसके लाइफेज कांटेक्ट में आएंगे वाटर के, तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा लाइफेज एंजाइम के द्वारा, और जैसे वो ब्रेक डाउन होंगे तो उनमें से फॉल स्मेल आना इस्तेमाल कर देगी, और उसका जो बटर का जो टेस्ट होगा वो भी खट्टा खट्टा हो जाएगा। ये होता है हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी। तो बच्चों काफी रोजमर्रा की लाइफ में भी चीजें इस्तेमाल करने लायक होती है, उनको अगर आप ध्यान दें तो उनमें भी कई रिएक्शंस होती है जो कि इंपॉर्टेंट होती है, आपको समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों मैंने एक लाइव एग्जांपल दिया, और आगे बात करते हैं दूसरे की, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, यानी कि ऑक्सीडेशन होता है बच्चों इसमें, ये ऑक्सीजन के द्वारा होती है, और पेरोक्साइड और एल्डिहाइड बन जाते हैं इसमें। एग्जांपल बात कर ले, ओल्ड कुकिंग ऑयल स्मेल्स बैड।
तो बच्चों बात कर ले, जैसे आप तेल बनाते हो, जैसे तेल में कोई सामान बना लिया, जैसे पकौड़ी वगैरह कुछ निकाल लिया आपने, फिर उस तेल को बाहर रख दो आप ऐसे कैसे, कुछ टाइम बाद में से उसमें से बैड स्मेल आना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडेशन हो जाता है उसमें, इसी वजह से उसकी स्मेल बदल जाती है और वो खराब हो जाता है एक तरीके से। दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रिवेंशंस, इनको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। बात कर ले एयर टाइट स्टोरेज, तो दोस्तों टाइट करके चीजों को रखना स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि हम ढक्कन को ढीला छोड़ देते हैं, इस वजह से ऑक्सीडेशन हो सकता है, या इस वजह से लाइपेज एंजाइम प्रोड्यूस हो सकता है, इसी वजह से काफी चीजें खराब हो सकती है। हीट का भी यही कारण होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक बीएचए, बीएचटी और विटामिन ई, तो बच्चों एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करें जो कि ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं। और कोल्ड एंड डार्क स्टोरेज, यानी कि ठंड वाली जगह और डार्क वाली जगह भी उनको चीजों को रखना स्टार्ट करें, इसी वजह से आप रेंसिडिटी से बच सकते हैं, यानी कि चीजों को खराब होने से बचा सकते हैं। तो बच्चों आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ड्राइंग ऑयल्स और एनालिटिकल वैल्यूज के बारे में। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और जो कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। और नोट्स को परचेज करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और हमारी एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुकी है, तो वहां से जाके आप अफोर्डेबल प्राइस में भी नोट्स परचेज कर सकते हो। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।